नमस्ते। ऑर्गेनाइज़र में आपका स्वागत है। मैं शुभि विश्वकर्मा, फ़िलहाल हम रांची में हैं। हम 2 दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान इस शो पर जुड़े हुए हैं। लीडर ऑफ़ ऑपोज़िशन जो फर्स्ट चीफ़ मिनिस्टर थे रा झारखंड के और बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ऑर्गेनाइज़र पर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को हमारी ओर से। अ, मेरा सबसे पहला सवाल मैं बच्चों को अब प्रोटेस्ट करते हुए पूरे-पूरे 2 हफ्ते हो रहे हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं मतलब किसी के पिताजी किसान हैं वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। 6-6 साल से लोग लगातार पेपर दे रहे हैं, बैक टू बैक मेरिट में आते हैं, बावजूद इसके उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर इस तरीके का एक प्रोटेस्ट होता है एकदम एकदम अनपॉलिटिकल मतलब कोई भी बच्चा किसी पॉलिटिकल बैकिंग के साथ वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। उसके बावजूद अ, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं इस तरीके का प्रोटेस्ट, इस तरीके की बारिश, वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे थे, बच्चों के पास शेड तक नहीं था रुकने के लिए। उसके बाद मतलब क्या लग रहा है कि सरकार क्यों बिल्कुल मतलब सेंसलेस है कोई रिएक्शन ही नहीं है इस पूरे प्रोटेस्ट पे सरकार का? देखिए, पहले तो हमें इस बात को समझनी चाहिए सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। उसके मूल में है कि जब से सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, लगभग ये 6.5 वर्ष हो रहे हैं और इन 6.5 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, सभी नियुक्तियाँ, सभी एग्ज़ाम विवादों में घिरा रहा। और उसका मुख्य कारण है कि अगर देश के अन्य हिस्सों में हम सब लोग सुनते हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, मेरा यहाँ कहना है यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो जेएससीसी है या जेपीएससी है, ये जो दोनों ही संस्थान है, इस संस्थान में पहले तो सरकार की ओर से ऐसे ही लोगों की नियुक्तियां की जाती है जो लोग गड़बड़ करें या उनके गड़बड़ में वो लोग मदद करें। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि भाई यहाँ ऐसे कमज़ोर लोगों को या ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहाँ नियुक्त की जाती है, ताकि सरकार में बैठे हुए लोगों के हितों की ये लोग पूर्ति कर सकें। और इसीलिए यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उससे पहले ही जॉब को ये लोग बेच देते हैं। और किस प्रकार से बेचते हैं? जैसे जेसीसी का एग्ज़ाम हुआ तो कई एग्ज़ाम में बच्चे लोग बताए होंगे, अगर उनसे आप पूछेंगे तो बता देंगे। बच्चे लोगों को जिन लोगों ने पैसा दिया, वैसे लोगों को नेपाल में ले जा कर के, बिहार में ले जा कर के, बंगाल में ले जा कर के और झारखंड में भी कई एक स्थानों पर क्वेश्चन पेपर को रटवाया गया। और क्वेश्चन पेपर जो रटवाया गया उसमें से कहीं 135 पेपर क्वेश्चन रटवाया गया, कहीं पर 150 और उसमें से 120 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही। और ये पूर्व में जो सीआईडी ने जांच किया उस जांच रिपोर्ट में सब कुछ दर्ज है। इसका मतलब क्या होता है? इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ लीक नहीं हुआ है, यहाँ तो जॉब ही बेचा गया है। और बल्कि पूर्व जब सीआईडी वालों ने जांच कर रहा था, थोड़ा उनकी जांच अच्छी दिशा में चल रही थी, तो सरकार ने पूरी टीम को ही बदल दिया जांच की। और फिर मनोज कौशिक नामक आईपीएस ऑफिसर है जो एडीजी है सीआईडी के, उनके हाथों जांच सुपुर्द कर दी। वो खुद ही वो संदेह के घेरे में है। जब वो हजारीबाग में एसएसपी हुआ करते थे, उस समय बड़ा घोटाला वहाँ हुआ था कोयला वगैरह की, तो उस समय जांच हुआ था, यानी उनके ऊपर खुद जांच हुआ था, आईजी ने जांच किया था। और मेरी जहाँ तक जानकारी आज भी संभवतः उनकी जांच रिपोर्ट ये गृह विभाग में पड़ा होगा या लोग पंचीकृत किया होगा, पता नहीं। तो ऐसी लोगों को नियुक्त करके जो गड़बड़ करते हैं, एक तो गड़बड़ करने के लिए जेसीसी और जेपीएससी में अध्यक्ष से लेकर के मेंबर और वहाँ पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं। और दूसरा, अगर कोई जांच भी होता है तो वहाँ भी ऐसे ही गड़बड़ व्यक्ति को जांच में डाल देते हैं ताकि वो गड़बड़ी को छुपावे।
तो इसीलिए कुल मिलाकर के सरकार जानती है कि भाई जिस दिन जाँच होगी और उस दिन फिर वो जाँच की आँच बिल्कुल सरकार तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए सरकार वो नहीं चाहती है, इसलिए वो सीआईडी से ही जाँच करा रही है। और बच्चों की माँग क्या है कि भाई एग्ज़ाम को रद्द करें और फिर वहाँ जो पदस्थापित है अध्यक्ष से लेकर के बाकी जो भी वहाँ पदाधिकारी, जो लोग परीक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे जेसीसी में हो या जेपीएससी में, उन सब लोगों के ऊपर एफआईआर हो, कार्रवाई हो और फिर पूरे मामले को हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई की जाँच हो। तो सरकार चाहेगी नहीं क्योंकि इसमें सरकार खुद इन्वॉल्व है और उसका एक उदाहरण और मैं कहता हूँ, जिस समय हो गया 2-3 साल पहले जब ईडी ने छापा मारा था, राज्य के मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी विनोद सिन्हा करके, उनके घर से बच्चों का एडमिट कार्ड मिला था। तो यह स्पष्ट करता है कि भाई उनके घर में एडमिट कार्ड क्या करेगा? एडमिट कार्ड तो बच्चों के पास होता है या फिर जेपीएससी या जेसीसी के ऑफिस में होता है। इसका मतलब तो ये होता है कि वो लोग कारोबार करते हैं, वसूली करते हैं पैसा। और पिछले दिनों भी किस प्रकार से उस वसूली में लोग लगे रहे हैं, वो बिल्कुल सर्वविदित है। पिछले दिनों ही एक लड़का पकड़ाया इधर सिंहभूम में, वो वसूली के लिए गया हुआ था। संभवतः शायद पकड़ करके अंदर भी किया हुआ है और लेकिन फिर भी जो बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं वो तो लड़का फ्रॉड है। लेकिन जेसीसी का जो क्लासिफाइड जिसको बोलते हैं ना मार्कशीट, ये रिजल्ट शीट होता है क्लासिफाइड, वो किसी को मिलता भी नहीं है। आखिर उनके पास गया कैसे? इसका अर्थ है कि इन लोगों की सीटिंग बहुत मजबूत है और जो लोगों ने उसमें क्वालिफाई किया उन लोगों से भी फिर वसूलने के लिए दलालों को लोगों ने छोड़ रखा है। तो इसीलिए लड़कों की मांग बिल्कुल जायज है और वास्तव में जो भी वहाँ धरना पर लोग बैठे, कल मैं भी गया था वहाँ क्योंकि आज से हम लोग का हाउस था तो इस पर गए थे और 100% वही बच्चे बैठे हुए जिन लोगों ने जेसीसी का एग्जाम दिया, जिन लोगों ने जेपीएससी में एग्जाम दिया और उनको लगता है कि भाई हमें हमें ठग लिया गया। हमारा जो हक था उसको जेपीएससी ने और जेसीसी ने उसको बेच दिया है पैसे वालों के हाथों में। तो स्वाभाविक है लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज आज से सदन शुरू हुआ है और आज आपने वहाँ सदन में ये भी कहा कि भ्रष्ट जो भी इसमें अधिकारी होते हैं जिनकी संलिप्तता इस तरीके के मामलों में पाई जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उन पर कार्यवाही की जाए। उसके अलावा आपने ये भी कहा कि एक कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए ये सारी सीबीआई की जो प्रोब है। तो इस सब चीज़ों में क्या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम होना चाहिए? क्या कोई समय सीमा होनी चाहिए? सीबीआई के हाथ में भी चीज़ें पहुँच जाने से क्योंकि कोर्ट का मैटर ड्रैग होता जाता है लंबे समय तक, बच्चों के पास बहुत कम अटेम्प्ट्स होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो इस पर भी कुछ बातें होंगी और दूसरा ये कि जो संलिप्तता जिन अधिकारियों की पाई जाती है, उन पर किस तरीके का कार्यवाही होना चाहिए? क्या उनका मतलब विभाग बदल कर देना चाहिए या उनको बिल्कुल निष्कासित ही कर देना चाहिए सेवाओं से उनको आइडेंटिफाई कर? नहीं, मैं इस पर ये कहूँगा कि जब मैंने कहा कि हाई कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए और सरकार को फर्स्ट ट्रैक घोषित करना चाहिए, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। जैसे अभी भारत सरकार ने कानून बनाई, लेकिन वो केंद्र के लिए है। अब स्टेट गवर्नमेंट को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करनी चाहिए और समय सीमा के अंदर जांच हो और समय सीमा के अंदर उसकी फैसला हो जाए। और दूसरी मेरा कहना है कि भाई जिन बच्चों के हक को जिन लोगों ने बेचा है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये बच्चों का सवाल नहीं है, सवाल है झारखंड का। और झारखंड का मैं इसलिए ये बात को कहता हूँ कि भाई हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, हर 5 साल में जनता की अदालत में जाते हैं और हमें परीक्षा देना पड़ता है हर दिन। और 5 साल अगर हम अच्छे से काम किए तो जनता हमें फिर से चुनती है, नहीं तो फिर टाटा बाय-बाय कर देते हैं। लेकिन जो पैसे लेकर के जो कर्मचारी और पदाधिकारी नौकरी जो पाएँगे, तो अगले 30-35 वर्षों तक, 25 वर्षों तक
झारखंड में भ्रष्टाचार की रायता ही तो होएंगे, यानी झारखंड भ्रष्टाचार की दलदल में फंस जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इस प्रकार के लोगों को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट से सजा या कानून ऐसी बनानी चाहिए कि आजीवन ये लोग जेल में ही रहे, इनकी सर्विस से समाप्त हो जाए, क्योंकि इनको क्षमा करने लायक नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि इनको जुर्माना से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो इन लोगों ने कमा रखा है। आप इनसे 1 करोड़ या 10 करोड़ जुर्माना की बात करेंगे, जहाँ 100 करोड़ कमाए उनको 10 करोड़ जुर्माना देने में क्या लगेगा? 90 करोड़ तो उनके मुनाफा में आ जाएगी। एक ये कि अभी फ़िलहाल हमने दिल्ली जंतर मंतर में देखा कि किस तरीके से छात्रों का आंदोलन हुआ। उसमें बच्चों को हर तरीके का जो राजनीतिक समर्थन, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे झारखंड के खुद सीएम हो, उन्होंने वीडियो बनाकर तक समर्थन दिया। पर इन छात्रों के प्रोटेस्ट में या इनकी संघर्ष में क्या कमी रह गई है कि किसी की आवाज़ इनके लिए नहीं उठ रही है? नहीं, नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं रह गई है। दिल्ली में जो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, दूर से मैं देख रहा था। काफ़ी लोगों के मीडिया के माध्यम से हम उसको देख कर के मैं विश्लेषण कर रहा था। फिर जिस प्रकार से वहाँ लोग भाषण भी दे रहे थे, अलग-अलग ग्रुप के जो लोग आकर के, तो लगता ही नहीं था कि वो कोई बच्चों का वहाँ धरना था। बच्चे रहे होंगे 20%, लेकिन वो 80% जो लोग थे, जिसको कोई मतलब नहीं था छात्रों के भविष्य के साथ, उनको राजनीति करना था और देश में अराजकता की स्थिति को पैदा कर नरेंद्र मोदी जी को पदच्युत करना था कि विदेश में इस प्रकार की संसद भवन में लोग घुस जाए, गोलियां चल जाए, ताकि जिस प्रकार से देश के जो पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घटी, उसको भारतवर्ष में भी लोग करना चाह रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई दिल्ली के जंतर मंतर में तो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो सारे लोग वहां उपस्थित थे। और तथाकथित जो सेकुलर नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, वो से सारे नेता लोग वहां उपस्थित थे। यानी पंजाब के वो किसान आंदोलन में भी वो नेता सारे लोग उपस्थित थे, शाहीन बाग में भी वो लोग उपस्थित थे। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के जो आंदोलन होता है, जिससे सरकार के विरोध में या देश के विरोध में या देश में जो अराजकता की स्थिति कैसे पैदा हो सकता है, इसकी ये लोग भरसक कोशिश करते हैं। इसलिए दिल्ली के आंदोलन मैं समझता हूँ कि छात्रों का वो कम रहा है, अधिक इस प्रकार की जो एलिमेंट्स रहे हैं, तत्व रहे हैं, उन लोगों का आंदोलन रहा है। तो स्वाभाविक है, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग थे, सब लोग दिख रहे थे। कोई प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहा था, कोई उस धरना स्थल पर जा रहा था, कोई अनशन कर रहे, कोई कुछ कर रहे थे, तो ये सारे चल रहा था स्थिति। लेकिन वास्तव में वो आंदोलन छात्रों का नहीं था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ छात्रों का नहीं था, जब नीट का एग्जाम में पेपर लीक हुआ, तो सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, सीबीआई की जांच को सुपुर्द कर दिया। 12-13 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई और उसके बाद री एग्जामिनेशन भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका एडमिशन भी आप तो चलेगा, काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद जब धरना पर लोग बैठे और सब लोगों ने जो एक मांग था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, उन्होंने भी जो देश के हित में लगा कि अगर उन्हीं के कारण से देश में लोग अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसके बाद भी देखें, आज भी लोग वही कर, आज भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देते। और भारत सरकार ने पेपर लीक में कैसे सजा मिले उसके भी कानून बना दिया। आगे फिर कोई पेपर लीक ना हो, उसके लिए भी उन्होंने हाई पावर कमेटी बना दी, ताकि वो लोग सुझाव देंगे तकनीक का हम कैसे एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने जितनी तत्परता से, और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के भविष्य को लेकर के कितने चिंतित होते हैं, प्रत्येक साल
जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चों से वो इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे देश दुनिया में खेल-कूद में भी जाते हैं तो उनसे भी अपने आप को जोड़ते हैं, उनसे भी दुःख-सुख उनसे भी चर्चा करते हैं, बुला कर के चर्चा करते हैं, मोबाइल से चर्चा करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी प्रधानमंत्री बच्चों के साथ अपने आप को इंटरैक्ट करता हो या जोड़ता हो, तो ऐसा मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और उस समय भी उन्होंने इंस्टाग्राम में जो उन्होंने अपनी बात को रखा, तो कहने का अर्थ है इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर की आंदोलन छात्रों का कम था। वो आंदोलन जो ऐसे जो गड़बड़ लोग हैं, एनडीए अलायंस के नेता, अलग-अलग प्रकार से लोग कर रहे थे सहयोग, वो सबके सामने अब तो सब कुछ सामने आ रहा है। और यहाँ तो आप जाएँगे तो एक-एक बच्चों से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कोई सीजीएल एग्ज़ाम में बैठे थे उनके साथ अन्याय हुआ, कोई आपको बताएँगे जेपीएससी में बैठे थे उनके साथ अन्याय हुआ। तो वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अ, छात्र तो अपनी तरफ से संघर्ष जारी रखे हुए हैं। वो उन्हें जो करना है वो उस प्रोटेस्ट साइट में बैठकर भरी बारिश में हर तरीके की समस्याओं का सामना करते हुए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका मतलब संकल्प इतना दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस फ़ोर्स पे भी कल फ़ोर्सफुली भी उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करेगी, तो वो बिना इस बार आश्वासन मौखिक रूप से नहीं, उन्हें लिखित रूप से चाहिए। पर आप आपकी पार्टी, आप लोग एज़ अ लीडर ऑफ ऑपोज़िशन, एज़ ऑपोज़िशन पार्टी इन झारखंड, आप लोगों की क्या मतलब आप लोग किस तरीके से छात्रों को सहयोग करने का प्रयास करेंगे? क्या घेराव हम भविष्य में देखने वाले हैं? बच्चे भी 10 तारीख को मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से किस तरीके की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भई हम इन छात्र नौजवानों के आंदोलन के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसलिए कल हम सब लोग छात्रों से भी मिले थे और फिर आज तो सदन प्रारंभ ही हुआ था, तो सदन के बाहर में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और अंदर भी हम लोगों ने संकेतिक में दिखाया था। और आगे भी जो विधानसभा का सत्र है, उसमें भी हम लोग मजबूती से बातों को रखेंगे और हमारे सांसद भी दिल्ली में है, तो उन लोगों ने भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं सांसद। और आने वाला समय ज़रूरत पड़ेगा तो सदन से बाहर सड़क पर भी हम सब लोग निकलेंगे। लेकिन बच्चों की मांग जेन्युइन है, हमारी पार्टी बच्चों के साथ खड़े हैं और इसलिए क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं, झारखंड के बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोग उस आंदोलन को अपने से हम लोग अलग नहीं मानते हैं। अ, एक अंतिम सवाल के साथ ये खत्म करूँगी मैं कि इस सारे प्रयासों से आपको लगता है कि जो जिस तरीके से अधिकारियों की संलिप्तता है इस सब में या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों की संलिप्तता है, सारे जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही थी जेपीएससी, जेएसएससी ना सिर्फ जेपीएससी, जेएसएससी, एपीएफ, एडीपीओ और मल्टीपल एग्ज़ामिनेशंस है जहाँ पर इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। इन सब से क्या कुछ समाधान निकल कर आएगा? क्या सरकार सक्षम है अपने आप में ये सब को समाधान करने के लिए भी? देखिए, करना तो सरकार को ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी, तो आज तो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाला कल बच्चे के बाप भी, माँ भी सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे। और आज तो सिर्फ़ जयपाल सिंह स्टेडियम में बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। कल झारखंड की सड़कों पर लोग दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, सरकार को हल्के में नहीं लेनी चाहिए और समाधान उनको करनी चाहिए। बच्चों की माँग को उन्हें सुनना भी चाहिए और माननी भी चाहिए। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नमस्ते।